हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एकलव्य द एग्ज़ाम क्रैकर। हमारा सेशन जो आज का है वो है कोलबर और एरिक्सन पर। हमारा जो एचटेट स्पेशल एमसीक्यू सीरीज़ में जो हमने टारगेट फिक्स किया है कि 200 प्लस एमसीक्यूज़ जो है बाल विकास से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एचटेट, वो हम करेंगे ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चंस ना रहे जो आप एचटेट में मिस कर दो कि ये हमने नहीं किया। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज हम करेंगे 61 से 675 क्वेश्चन, और बेसिकली हम 60 क्वेश्चन जो पिछले सेशन में कर चुके हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, आप वहाँ पर उनको भी प्लीज़ देखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को हेल्प मिल सके, उनको एक क्वेश्चन मिल सके। तो हमारा जो इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, और टोटल हमारी सीरीज़ का 61 क्वेश्चन है, जो कोलबर्ग ने नैतिक विकास कितनी अवस्थाओं का वर्णन, यानी कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, 3, 5, 6, 8। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, वैसे तो कोलबर्ग ने 3 स्तर में नैतिक विकास का वर्णन किया है, लेकिन जो उसमें अवस्थाएं हैं वो कितनी हैं? अवस्थाएं जो हैं यहाँ पर वो टोटल 6 अवस्थाओं के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक है जो भूखा रहने पर खाना चुराना नैतिक आचरण समझता है। कोलबर्ग के अनुसार बालक का नैतिक स्तर क्या है? देखो, जो नैतिक स्तर के बारे में उन्होंने जो 3 स्तरें बताई हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, लेकिन यहाँ पे जो एक बच्चा है वो भूखा होने के कारण खाने को चुरा के खाता है, लेकिन उसको भी एक नैतिक आचरण समझता है। ये किस लेवल का जो नैतिक स्तर का प्रदर्शन कर रहा है? तो यहाँ पे जो है प्री कन्वेंशनल जो नैतिक स्तर है बालक का है। अब इन तीनों के बारे में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको कि ये क्या है। निम्न में से कौन सी कोलबर्ग की नैतिक विकास की अवस्था नहीं है? नैतिक विकास की अवस्था इनमें से एक ऐसी है जो कोलबर्ग ने नहीं दी है, तो आपको वो फाइंड करना है और उसको टिक करना है। पहला ऑप्शन है आज्ञा एवं दंड की अवस्था व अहंकार की अवस्था। जो पहला जो स्तर है प्री कन्वेंशनल स्तर, उसमें ये दोनों ही अवस्थाएं आती हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। पिछला जो क्वेश्चन था कि भूखा रहने पर बालक खाना चोरी करके खाता है, वो पहले प्री कन्वेंशनल स्तर में अहंकार की अवस्था दूसरी स्टेज में आएगा। सेकेंड ऑप्शन है प्रशंसा की अवस्था व सामाजिक व्यवहार के प्रति सम्मान। दूसरी जो नैतिक व्यवहार की अवस्था है, कन्वेंशनल स्तर है, उसमें ये प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवहार के प्रति सम्मान जो है वो बालक करना शुरू कर देता है। थर्ड ऑप्शन है पहल शक्ति बनाम दोषिता व परिश्रम बनाम हीनता। ये जो स्टेज है, ये जो अवस्था है, ये कोलबर्ग ने नहीं दी थी, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं सामाजिक समझौते व विवेक की अवस्था। ये कोलबर्ग के लास्ट स्तर यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्तर की अवस्थाएं हैं, जिसमें व्यक्ति जो है सामाजिक नियमों से समझौता कर लेता है और उसका अपना विवेक जाग उठता है। विवेक का अर्थ क्या होता है कि अपनी समझ से हम सही और गलत का निर्णय लेते हैं। हमने कोई नियम बनाया है और उसमें हम देखते हैं कि सरकार उन नियमों का पालन नहीं कर पा रही है, लोग उसी कार्य को बार बार कर रहे हैं जो अनैतिक है, तो इससे क्या होता है, उन प्रथाओं के प्रति, उन नियमों के प्रति व्यक्ति का विवेक जाग उठता है और उनको अपने समझ से वो सही गलत सिद्ध करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो अवस्था पूछा है कि नैतिक विकास की अवस्था नहीं है, वो हमारा आंसर रहेगा पहल शक्ति बनाम दोषिता व परिश्रम बनाम हीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक स्वयं को समाज का हिस्सा मानकर समाज के सभी नियमों का पालन करता है। कोलबर्ग के अनुसार वह नैतिक विकास के किस स्तर पर है? तो यहाँ पे देखिए प्री कन्वेंशनल स्तर, कन्वेंशनल स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्तर। पिछले क्वेश्चन में हम तीनों को अच्छे से समझ चुके हैं। प्री कन्वेंशनल में क्या था कि बालक जो है वो अपने अहंकार के और अपने उसके ऊपर काम करता है। कन्वेंशनल में प्रशंसा के और सामाजिक जो नियम है उनका सम्मान करता है। तो यहाँ पे बालक नियमों का पालन भी करने लग गया है, तो यहाँ पे कन्वेंशनल स्तर जो है वो राइट आंसर रहेगा। पोस्ट कन्वेंशनल स्तर में जो बालक है वो उनका सम्मान तो करता है, साथ साथ उनका पालन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी किस पुस्तक में एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाओं को बताया है? जो एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है उसमें 8 अवस्थाएं हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि एरिक्सन का सिद्धांत क्या है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है,
उसमें अवस्थाएं कितनी हैं? 8 अवस्थाएं हैं। अब इनका वर्णन उन्होंने किस पुस्तक में किया है? पुस्तक का नाम यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, डायलेक्टिया एक्सप्लोरर इन पर्सनैलिटी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, द साइकोलॉजी ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स। तो यहाँ पे जो राइट बुक है वो कौन सी है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। यानी कि चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक जो बुक है उसमें ही मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाओं का एरिक्सन ने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोसामाजिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? यहाँ पे मनोसामाजिक शब्द के बारे में पूछा गया है कि इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? कोलबर्ग ने, एरिक्सन ने, वाइगोत्स्की ने, फ्रॉयड ने। तो यहाँ पे जो मनोसामाजिक शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग एरिक्सन ने किया था। कौन सी बुक में किया था वो पहले आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल्यकाल और समाज पुस्तक के लेखक हैं। पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको आंसर मिल गया होगा। क्या होना चाहिए? कमेंट करके जल्दी बताइए। कोलबर्ग, एरिक्सन, वाइगोत्स्की, फ्रॉयड। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको क्लियर है, एरिक्सन, क्योंकि चाइल्डहुड एंड सोसाइटी का ही हिंदी वर्जन है ये बाल्यकाल और समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत फ्रॉयड के किस सिद्धांत से मेल खाता है? यानी कि एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो फ्रॉयड के कौन से सिद्धांत है? फ्रॉयड का भी एक सिद्धांत है जिससे मेल खाता है। वो कौन सा सिद्धांत है? मनोसामाजिक सिद्धांत, अवस्था सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो मनोसामाजिक सिद्धांत तो खुद एरिक्सन ने दिया है। अवस्था सिद्धांत, कोलबर्ग के सिद्धांत को भी अवस्था सिद्धांत कहा जाता है। मनोलैंगिक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 2 बचते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है मनोलैंगिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन ने किशोरों में प्रमुख संवेगात्मक अंतर्भूतता का विवरण किस रूप में दिया है? यहाँ पे देखो कौन सी अवस्था का जिक्र हुआ है? किशोर अवस्था का। और कौन से स्तर का? संवेग, यानी कि जो विचारों का उथल पुथल होना शुरू हो जाता है किशोरों की इस अवस्था में, उसका विवरण उन्होंने कौन सी अवस्था में दिया है? तादात्म्य बनाम भूमिका विभ्रम, घनिष्ठता बनाम विलगन, जन्नात्मकता बनाम स्थिरता, अहम संपूर्णता बनाम निराशा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा तादात्म्य बनाम भूमिका विभ्रम। यानी कि ये जो अवस्था है ये किशोर अवस्था होती है, 12 से 20 वर्ष की ये अवस्था होती है। इसके बाद घनिष्ठता बनाम विलगन की जो अवस्था है ये होती है 20 से 30। जन्नात्मकता बनाम स्थिरता ये होती है 30 से 65। और अहम संपूर्णता बनाम निराशा ये जो एज होती है ये होती है अबोव 65। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, 12 से अबोव 65 जो एज है उन चारों की अवस्था यहाँ पे दी गई है। टोटल कितनी अवस्थाएं हैं? 8। 4 आप सीख चुके हैं, बाकी 4 आप नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है कि जो युग्म दिए गए हैं उनमें से एक जो है वो अच्छी तरह से मैच नहीं करता है। ऑप्शन आपके सामने है, विश्वास बनाम अविश्वास जो कि शैशवावस्था से संबंधित है, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता ये प्रारंभिक बाल्यकाल से है, पहल शक्ति बनाम दोषिता परिपक्वता से, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति ये किशोरावस्था से। तो ये अहम पहचान जो तादात्म्य बनाम भूमिका संभ्रांति था ये एक ही अवस्था है, नाम बदल के दिए गए हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास बनाम अविश्वास ये शैशवावस्था होती है। सबसे पहले बच्चे में विश्वास और अविश्वास जागृत होता है। 0 से 2 साल के बच्चे जो होते हैं उनमें विश्वास और अविश्वास की विडंबना रहती है। पहले वो अविश्वास में होता है, बाद में वो उसके ऊपर जब फतेह पा लेता है, विजय पा लेता है तो उसको विश्वास करना आ जाता है। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता ये बाल्यकाल की अवस्था होती है, यानी कि 2 से 4 वर्ष की जो आयु होती है, यानी कि 2 वर्ष के बाद और 4 वर्ष तक की जो आयु होती है उसमें बालक स्वतंत्र होना चाहता है लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी झिझक होती है। पहल शक्ति बनाम दोषिता ये जो है यहाँ पे राइट आंसर नहीं है, क्योंकि पहल शक्ति बनाम दोषिता जो है ये उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था होती है, जब बालक की एज लगभग 4 साल से ऊपर और 6 या 8 साल के बीच की होती है। अहम पहचान भूमिका संभ्रांति ये किशोरावस्था की अवस्था होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल पहल शक्ति बनाम दोषिता, क्योंकि इसमें परिपक्वता आती ही नहीं बच्चे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिक्सन के अनुसार शिशुओं में प्रमुख सांवेगिक आविष्टन होता है। सांवेगिक आविष्टन, यहाँ पे सांवेगों का अर्थ समझते हैं, आविष्टन मतलब उथल पुथल, तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होगा।
और शिशु है, ध्यान रखना है, किशोर मत समझना, शिशु के बारे में, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ना हमारी बेस्ट, या कहते हैं ना कि वेल बिगिन इज द हाफ डन। हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा तो हमारा आधा काम वहीं पे खत्म हो जाता है। शिशुओं के प्रति, तो शिशुओं में दो ही होती हैं, विश्वास बनाम अविश्वास, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। अब संवेग, पहले तो विश्वासों और अविश्वासों के कारण ही संवेग फैलेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्वास बनाम अविश्वास। बाकी क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पहल शक्ति बनाम दोषता, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, ये ऑप्शन आगे चले गए। शिशुओं के बारे में पूछा है तो पहले दो ऑप्शंस में हमारा आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिक्सन व फ्रॉयड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को सुमेलित कीजिए। अब एरिक्सन व फ्रॉयड ने जो सिद्धांत दिए थे उनको सुमेलित करना है। कैसे कि शैशवावस्था मुखावस्था से संबंधित है। देखो इधर ये जो अवस्थाएं इधर है एरिक्सन की हैं, सेकंड जो पार्ट है उसमें जो अवस्थाएं हैं वो फ्रॉयड की हैं। फ्रॉयड ने 4 अवस्थाएं दी थी जिसमें उन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। पहली अवस्था शैशवावस्था जो मुखावस्था से संबंधित है, आपको बताना है सही या नहीं, मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ। प्रारंभिक बाल्यावस्था गुदा अवस्था से है, खेल अवस्था लिंग प्रधानता अवस्था से है, स्कूल अवस्था अव्यक्त अवस्था से है, या ये सभी सुमेलित हैं। तो आपकी जो इजीली आपको क्वेश्चन तैयार करवाने के लिए मैंने ये ऑप्शन तैयार किया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो होगा कि सभी सुमेलित हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। शैशवावस्था, बच्चा मुंह से ही बोलना शुरू करता है धीरे धीरे, शैशवावस्था में सारा काम मुंह से ही करता है, खिलौने उठा के मुंह में डाल लेता है, मुखावस्था। प्रारंभिक बाल्यकाल है गुदा अवस्था, गुदा अवस्था यानी कि बालक अपने दूसरे जो शरीर के अंग हैं उनका प्रयोग करना सीखता है। खेल अवस्था लिंग प्रधानता अवस्था, लिंग प्रधानता अवस्था का मतलब क्या होता है, बच्चे अपने लिंग के बच्चों में ही खेलना पसंद करता है। लड़कियां लड़कों में खेलना पसंद नहीं करती हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलती हैं, लड़के लड़कों के साथ खेलते हैं। तो इस तरह से खेल अवस्था क्या हो जाएगी, लिंग प्रधानता अवस्था हो जाती है। स्कूल अवस्था अव्यक्त अवस्था, इस अवस्था में बालक क्या होता है, अपने आप को व्यक्त करने की और अग्रसर होता है, वो अपने आप को एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो ये सभी जो अवस्थाएं हैं ये फ्रॉयड की कौन सी अवस्थाओं से मिलती हैं, ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक एरिक्सन के 3 आर में सम्मिलित नहीं है। अब 3 आर का सिद्धांत किसने दिया, एरिक्सन ने दिया। ठीक है, तो ये 3 आर का जो सिद्धांत यहाँ पे है उसमें कौन कौन से हैं, जो जैसे कर्मकांड, कर्मकांडता, कर्मकांडवाद और कर्मकांड पूर्णता, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिचुअल, रिचुअलाइजेशन और रिचुअलिज्म। ठीक है, कि जो कार्य के प्रति जो कर्मकांड के बारे में एक्सप्लेन हम आगे की वीडियोस में करेंगे। तो यहाँ पे है सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं का मतलब होता है, तो यहाँ पे कर्मकांड पूर्णता ये जो 3 आर में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिक्सन के व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत की किशोरावस्था में, अवस्था देखिए यहाँ पे कौन सी है, किशोरावस्था में जब किशोर अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति से उत्पन्न समस्या का सफलतापूर्ण समाधान कर लेता है। अब यहाँ पे संभ्रांति वर्ड आया है, ऐसे ही संक्रांति है, जो संक्रांति से कहती है। एरिक्सन के जितने भी अवस्थाओं के बारे में एरिक्सन ने बताया है, हर एक अवस्था में एक संक्रांति उत्पन्न होती है, और संक्रांति इस पर जब वो उसका समस्या का समाधान कर लेता है तो बालक में एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है, और उन शक्तियों को अलग अलग नाम दिया है। लेकिन यहाँ पे किशोरावस्था में जब किशोर अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति से उत्पन्न समस्या का सफलतापूर्ण समाधान कर लेता है, तो इससे जो एरिक्सन की जो शक्ति उत्पन्न होती है उसका नाम क्या है, सदाचार, विवेकन, आत्म अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है कर्तव्यनिष्ठता, यानी कि जब किशोर इस संभ्रांति से उत्पन्न जो समस्या है, जो संक्रांति है, जो समस्या यानी कि संक्रांति है, उस पर समाधान कर लेता है, तो उसके अंदर एक जो शक्ति उत्पन्न होती है उसको कहते हैं कर्तव्यनिष्ठता। तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोरों के अस्मिता संकट संप्रत्यय की ओर किस मनोवैज्ञानिक ने ध्यान आकृष्ट किया, एरिक्सन, अल्फ्रेड एडलर, सिगमंड फ्रॉयड, गार्डनर, ऑलपॉट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है एरिक्सन। एरिक्सन ने अस्मिता संकट यानी कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा कर रखने का जो संकट है, यानी कि क्योंकि जो किशोर होते हैं उनमें मोस्टली तनाव की जो सिचुएशन देखी जाती है, अगर उनके विचारों को, उनके
संवेगों को सही दिशा नहीं प्रदान की जाती है, सही तरीके से नहीं समझा जाता है, तो किशोर जो होते हैं, नवयुवक जो होते हैं, तरुण अवस्था में जब होते हैं बालक, तो वो किसी न किसी तरह के तनाव में फंस जाते हैं। तो इसकी तरफ जो सबसे पहले ध्यान आकृष्ट किया था वो किसने किया था? एरिक्सन ने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं एरिक्सन, और पेपर 2 में इसके बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको आज क्लियर हो गया होगा। फिर है नैतिक चिंता का कारण क्या है? नैतिक चिंता किसके कारण उत्पन्न होती है? इदम एवं अहम का अंतर्द्वंद्व। इदम क्या होता है? इड, और अहम क्या होता है? ईगो। इड और ईगो में दोनों में जब द्वंद्व होता है उसके कारण इदम एवं परा अहम का अंतर्द्वंद्व। इदम क्या हो गया? इड हो गया। परा अहम क्या हो गया? सुपर ईगो। ठीक है। इन दोनों के कन्फ्लिक्ट के कारण, वास्तविक भय के कारण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो नैतिक चिंता का कारण होगा वो होगा इदम एवं परा अहम के अंतर्द्वंद्व के कारण। अब ये इड, ईगो और सुपर ईगो का जो कॉन्सेप्ट है ये फ्रॉइड ने दिया था। इड क्या होता है, इदम क्या होता है, और परहम क्या होता है, ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप इसके ऊपर अगर वीडियो चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा इदम और पराहम, इड, ईगो और सुपर ईगो क्या होता है। इदम अहम तथा पराहम जो होता है को मानव मस्तिष्क में देखा जा सकता है। सही नहीं है क्वेश्चन पूछा, ये पूछा है। पराहम सामाजिक परीक्षाओं, अपेक्षाओं तथा आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। अहम का विकास इदम से होता है, और इदम का उद्देश्य किसी भी तरह से आवश्यकता की संतुष्टि करना होता है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है? पराहम। जो पराहम है इन तीनों को हम मानव मस्तिष्क में देख सकते हैं। ये तो सही नहीं है, क्योंकि हम कैसे देखेंगे मानव मस्तिष्क में? किसी के मस्तिष्क में दिखाई देता है क्या क्या चल रहा है? नहीं चलता, पता नहीं चलता। तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। हमारा क्वेश्चन तो यहीं पे क्लियर हो गया कि सही नहीं पूछा, तो यही सही नहीं है। परा अहम, ये यहाँ पे परा अहम है, सामाजिक अपेक्षाओं तथा आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल। सुपर ईगो जो होता है वो सामाजिक अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग की जाती है, उनके आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है कि समाज के लिए जो चीज़ सही है वो सुपर ईगो में आएगी, और उसके आदर्शों के अकॉर्डिंग जो है वो सुपर ईगो में आएगी। अहम का विकास इदम से होता है, तो ये क्या हो गया? इदम जो है उससे अहम का विकास होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि इड क्या होता है? अगर हमारे मन में कोई इच्छा जागृत हुई कुछ भी करने की, ठीक है, हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे कि अच्छी है या बुरी इच्छा है, वो होती है इदम। फिर अहम क्या होता है? ये इदम से ही अहम पे जाएंगे हम, इड से ही हम ईगो पे जाएंगे, फिर हमारा ईगो उससे उत्पन्न होता है कि ये सही है या गलत है। ठीक है। अगर गलत है तो हम देखेंगे कि इस कार्य को करने के लिए जगह सही है या नहीं, फिर हम उचित जगह को ढूंढने की कोशिश करते हैं। थोड़ा टाइम मिलता है हमें सोचने के लिए। फिर इदम का उद्देश्य किसी भी तरह से आवश्यकता की संतुष्टि करना होता है। इदम, हमारे अंदर कोई भी इच्छा जागृत हुई है, हमारा मेन उद्देश्य है, इदम का जो ईड का मेन उद्देश्य होता है, किसी तरह इस इच्छा को पूर्ति कर ली जाए, चाहे वो अच्छी है या बुरी, यहाँ पे मैटर नहीं करता है। ठीक है। फिर अहम में हमें पता चला कि ये अच्छी नहीं है, बुरी है, और बुरी है तो इसकी करने के लिए जगह सही है या गलत है। फिर हम दूसरी जगह की तलाश करते हैं जहाँ पे वो काम सही तरीके से हो सकता है। लेकिन जब तक हम वहाँ तक पहुँचते हैं, हमारे अंदर जो इड और पराहम दोनों का जो अंतर्द्वंद होता है, उससे एक नैतिक चिंता हमारे दिमाग में उत्पन्न होती है। वो नैतिक चिंता क्या करती है? हमें उस काम को करने से रोकती है कि दिस इज़ नॉट फेयर, ये गलत है, हम ये नहीं कर सकते। ठीक है। तो एरिक्सन से रिलेटेड और कोलबर्ग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको आज करा दिए हैं, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें। डिसलाइक करने की तो कोई बात ही नहीं बनती है, क्योंकि इतनी अच्छी वीडियो है तो आपको लाइक करना ही पड़ेगा। और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।